स्टूडेंट्स, आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 रसायन विज्ञान जो यूके बोर्ड का है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आया था, प्रोटीन की प्रमुख संरचनात्मक लक्षण है, यानी प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस बंध से आपस में जुड़े रहते हैं, उससे संबंधित सवाल है। तो उसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड होता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? हिमांक, क्वथनांक, वाष्प दाब, परासरण दाब। इसमें आंसर जो है परासरण दाब है, क्योंकि परासरण दाब जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब, क्वथनांक और हिमांक विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर अगला प्रश्न है, K4FeCN6 में Fe की उप सहसंयोजन संख्या क्या है? उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? लिगेंड्स की वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करती है? घेरे रहती है। तो ये इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन, और इसमें लिगेंड्स हैं ये साइनाइड आयन, और जो जिनकी संख्या कितनी है? 6। तो अर्थात जो है ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 6। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें जो आंसर है आपका, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जनरल सा क्वेश्चन है, वो है आपका इसका आंसर C N-1 D 1 to 10, और S में जो है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, और D में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। एनिलीन है और क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, इसके साथ जब अभिक्रिया होगा तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो बनेगा यहाँ लिख देते हैं C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, और प्लस इसमें बन जाएगा 3KCl, और प्लस बन जाएगा 3H2O। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है कार्बल एमीन अभिक्रिया। ये एक कार्बल एमीन अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नाम है कार्बल एमीन अभिक्रिया, और इसमें जो ये कंपाउंड बन रहा है इसका नाम हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड। इसमें जो कंपाउंड बना वो बना फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड यहाँ पे ये कंपाउंड बन रहा है, जो कि प्राथमिक एरोमेटिक अमीन और एलिफेटिक अमीन का ये जो है परीक्षण भी है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसमें छठा प्रश्न जो है वो है कि कोयले के एक टुकड़े और कोयले के चूर्ण में कौन सा एक अच्छा अधिशोषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले का चूर्ण एक अच्छा अधिशोषक होगा, क्योंकि जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक अधिशोषण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। निम्न को बढ़ती हुई अम्लीयता के क्रम में लिखिए। यानी ये इतने तरह के इसमें हमको जो है एसिड्स दिए गए हैं, ये सब क्या हैं? एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इनमें COH ग्रुप आपको दिख रहा है, सब में COH ग्रुप। अब इसमें आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं, इसमें CH3 है, जबकि इसके अंदर जो है क्लोरीन भी मौजूद है। तो क्लोरीन के आने से इनमें जो है एक प्रभाव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, -I प्रभाव। तो -I प्रभाव इसमें जो है सबसे ज़्यादा -I प्रभाव इसके अंदर है, उसके बाद इसके अंदर है, उसके बाद इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर। और ये -I प्रभाव क्या करता है? ये जो है अम्लों की अम्लीयता को बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें जो है हमने बढ़ती अम्लीयता के क्रम में लिखना है, यानी सबसे कम अम्ली कौन सा है उसको लिखना है। सबसे कम अम्ली इसमें जो है हमारे पास है CH3COOH, ठीक है। इसके बाद इसमें लोअर देन का चिन्ह लगेगा। इसके बाद आएगा हमारे पास कौन सा वाला, जिसमें एक क्लोरीन है, यानी CH2ClCOOH। इसके बाद ये लोअर देन का चिन्ह लगा। फिर आपके पास आया CHCl2COOH। इसके बाद लोअर देन का चिन्ह लगा, तब आया हमारे पास CCl3COOH।
तो जितने ज़्यादा क्लोरीन होंगे उतना ज़्यादा I प्रभाव होगा, जिसके कारण से है H आयन उतने जल्दी निष्कासित होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अम्लीय ये होगा और सबसे कम अम्लीय ये होगा। यानी हमने इसको बढ़ती हुई अम्लीयता के क्रम में लिखना है। तो बढ़ती हुई अम्लीयता के क्रम में जो कम अम्लीय होगा, यानी ये जो है आपका कम अम्लीय है यहाँ पे, और ये वाला जो है अधिक अम्लीय है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये जो है अधिक अम्लीय है, तो अधिक अम्लीय की तरफ ये जाएगा इस तरीके से। एथिल अल्कोहल तथा फिनॉल में से कौन ज़्यादा अम्लीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास फिनॉल, यानी फिनॉल जो है ज़्यादा अम्लीय है। अब इसके बारे में, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो हमें जो है, यदि 1 नंबर का सवाल है तो एक ही उसमें हो जाएगा, 2 नंबर में है तो इसको समझाना पड़ेगा। तो समझाने के लिए यह है कि यदि हम अल्कोहल की बात करें, मान लीजिए हम इस अल्कोहल को लेते हैं C2H5OH, तो अगर हम इसके अम्लीय गुण की बात करें तो इसमें जो हमारे पास आयन बनेंगे वो बनेगा C2H5O इथॉक्साइड आयन और प्लस जो है H पॉजिटिव आयन। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल जो है हमारा वो इस तरीके से होता है, इस पे OH है, और यदि इसको हम इसका आयनाइजेशन को देखते हैं तो इसका आयनाइजेशन होगा इस तरीके से, O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वाला हमारे पास ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसको लिखते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन जो है इस एथॉक्साइड आयन से, ये है आपका इथॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबिलिटी है। यानी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है फिनॉक्साइड आयन की ज़्यादा है। स्टेबिलिटी जो है फिनॉक्साइड आयन की ज़्यादा है, किससे? इथॉक्साइड आयन से या एथॉक्साइड आयन से। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें, और ये कारण है इसके पीछे, इसके कारण जो इसकी स्टेबिलिटी का कारण है वो है रेजोनेंस। इसके अंदर जो है रेजोनेंस इसका कारण है, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा, जिस कारण से ये अधिक अम्लीय होगा। इस वाले क्वेश्चन में मोलरता निकालना है। तो मोलरता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल M = इस तरह से लिख सकते हैं, WA/MA × 1000 और × VmL। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं WA गिवन है, यानी विलेय का भार है, ये है आपके पास इतना ग्राम में दे रखा है आपके पास। और यहाँ पे इसका MA ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि NaCl है तो हो जाता है 35.5 बराबर, ये हो जाता है हमारे पास 58.5 ग्राम। ये इसका अणुभार हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है V मिलीलीटर में हमको दे रखा है 200 ml। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको रख दें, तो फॉर्मूले के अंदर हम अगर इसको रखें तो क्या आएगा हमारे पास, M = WA 5.85 अपॉन 58.5 गुणा हो जाएगा 1000 और बट्टे हो जाएगा 200। ये इससे 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, तो M बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 585 गुणा 10⁻² बट्टे 585 गुणा, यह आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻1। इस तरीके से लिख सकते हैं, और गुणा 5 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा -1, यानी हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻1 बराबर हो जाएगा ये 0.5 मोल। इतना पर लीटर हमारे पास ये इसकी मोलरता आ जाएगी। अगला सवाल है कोलराउस के नियम, और इसका एक जो है अनुप्रयोग भी लिखना है। तो इसमें क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, यानी सीमांत मोलर चालकता की बात हो रही है। विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं यानी सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे ये यहाँ पर NaCl है, लैम्डा NaCl, तो इसका डिसोसिएशन Na+ और Cl- के रूप में होता है NaCl का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये Na+ और यहाँ पे NaCl, इस तरीके से ये टूट जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि सीमांत मोलर चालकता को हम इन्फिनिटी या 0 से दिखाते हैं, तो यहाँ पर Al2SO4 का एग्जांपल दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 λ0m Al3+ और
3 लैम्डा 0m SO4 माइनस के तौर पर इसको लिख दिया गया है। इसका अनुप्रयोग क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टियों यानी जैसे कि CH3COH या NH4OH की सीमांत मोलर चालकताओं की गणना कोलराज के नियम से की जाती है। इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न है 11वां, एकक कोष्ठिका क्रिस्टल चालक में आप किस प्रकार से भेद करेंगे। तो हम इसमें एकक कोष्ठिका के बारे में देखते हैं कि यह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का एक त्रिआयामी समूह है जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और क्रिस्टल जालक क्या है, यह एकक कोष्ठिकाओं की एक त्रिआयामी व्यवस्था है। इस तरीके से जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक जैसे घनी इकाई कोष्ठिका होती है, इस तरीके से ये घनी इकाई कोष्ठिका है, इसमें जो है ये 8 जालक बिंदुओं का एक त्रिआयामी समूह है। ये जो है एक 8 जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह है। और यही जालक बिंदु यदि त्रिआयामी व्यवस्था में बंध जाएं, इस तरीके से इधर जुड़ जाइए, इस तरीके से इसके पीछे चले जाए, तो ये फिर जो है ऐसे अगर ये बनना इसमें शुरू हो जाए ऐसे करके, है ना, इस तरीके से ये, तो ऐसे करके ये जो है फिर क्या निर्माण करने लग जाएगा, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण इसमें हो जाएगा। तो यह जो क्रिस्टल जालक है वो एकक कोष्ठिकाओं की त्रिआयामी व्यवस्था है। और एकक कोष्ठिका जो है सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं यानी ये परमाणु, जालक बिंदुओं का मतलब यहाँ पे किसका क्या मतलब है, अणु, परमाणु और आयन। ये जो जालक बिंदु हम बात करेंगे ये होंगे अणु, परमाणु और आयन, यानी इनका ये जो है एक त्रिआयामी समूह है जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। 12वां प्रश्न है, हेलो एल्केन ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय हैं क्यों। तो जो हेलो एल्केन है, इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरह से दे सकते हैं कि जो हेलो एल्केन है वो जो है एक सहसंयोजी यौगिक हैं, है ना। सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय होते हैं, किंतु वे सहसंयोजी यौगिक जल में विलेय होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हेलो एल्केन्स जो हैं जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये जल में अविलेय हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हेलो एल्केन्स जो हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते हैं। ये वाला सवाल, एक घनी ठोस दो तत्वों x और y से बना है, परमाणु y घन के कोनों पर है, x जो है केंद्र पर उपस्थित है, इसका सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं इस प्रश्न के लिए, इस तरीके से। अब हम कह रहे हैं कि घन के कोनों पर जो है x परमाणु है, तो ये x परमाणु आपके ऐसे उपस्थित रहेंगे कोनों पर, और एक y परमाणु जो है केंद्र में उपस्थित रहेगा। तो हम क्या इसमें किस तरीके से करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि x परमाणुओं का योगदान, x परमाणुओं का जो योगदान रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 1/8 गुणा 8 का, और ये हो जाएगा 1। और y परमाणुओं का जो योगदान रहेगा, y परमाणुओं का जो योगदान रहेगा इसमें, उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो रहेगा 1 का। तो जो सूत्र हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वो हो जाएगा x y का, क्योंकि x का 1 है। ये इसलिए क्योंकि जो ये परमाणु होते हैं यानी जो कोनों पर उपस्थित परमाणु होते हैं वो 8 एकक कोष्ठिकाओं के साथ बटे रहते हैं, तो इसलिए इसका 1 का योगदान 1/8 का होगा। हमारे पास टोटल 8 है, तो इसलिए हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से इसका आंसर जो x y आ जाएगा, क्योंकि y जो है प्रत्येक एकक कोष्ठिका में एक ही होता है इस केंद्र पर, तो इसका योगदान अपना स्वयं को किसी के साथ ये बटा नहीं रहता है, ये तो 8 के साथ बटा रहता है, ये अब किसी के साथ नहीं बटा रहता, तो इसलिए इसका योगदान 1 का रहेगा। तो टोटल हो जाएगा x y इस तरीके से। K4FeCN6 का आईपीएसी नेम लिखना है, तो ये प्लस है, ये ऋणात्मक है, तो प्लस वाले का नाम पहले आता है, इसलिए पोटेशियम। फिर हेक्सा आया 6 के लिए, साइनो फेरेट आया, क्योंकि जब ये ऋणात्मक होता है कॉम्प्लेक्स आयन, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें 8 जोड़ देते हैं, तो फेरेट हो गया। ये इसकी आक्सीकरण संख्या होगी, रोमन में लिखनी है। इस तरीके से पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट हो जाएगा। इसमें जो है आपका 6 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि सल्फेट नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाले का नाम पहले, तो इसलिए इसका नाम आएगा हेक्सा का मतलब 6, एमीन का मतलब NH3 को एमीन लिखते हैं, और कॉपर हो गया। इसके बाद इसकी आक्सीकरण संख्या आ गई 2 और सल्फेट। इस तरीके से इसका आईपीएसी नेम हो गया।
डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण, यानी डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है Cu+ और CO2+। एक इसकी 1 है, यहाँ पे 2 है, Fe2+ और Fe3+ यानी फेरस और फेरिक। इस तरीके से और भी हैं, Mn भी प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत सारी। इस तरीके से ये तत्व जो है संकुल आयन बनाते हैं। संकुल आयन जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है संकुल आयन का FeCN6 4- और दूसरा संकुल आयन जो है ये दिखा रहा है। ये दोनों जो है डी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी ये भी डी ब्लॉक का तत्व है और कॉपर भी इसमें डी ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक के तत्व इस तरीके से और भी हैं कि उत्प्रेरक की गुण इनमें प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। 16वां सवाल पूछा गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HCl को जोड़ना, ये योगात्मक अभिक्रिया है और ये जो है एक असम्मित एल्कीन है। असम्मित, ये एक ऐसी एल्कीन है, एक असम्मित एल्कीन है। ये एक असम्मित एल्कीन है, तो इसमें मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार योज्य, ये जो है हमारे पास योज्य है, तो योज्य का ऋणात्मक भाग उस डबल द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो Cl है आपका वो इस पर जाकर के जुड़ेगा और H जो है वो इस पर जाकर के जुड़ेगा, तो हमारा उत्पाद बन जाएगा यहाँ पे CH3 और फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा हमारे पास CH, इस पर जुड़ जाएगा Cl और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3। ये हमारे पास बन जाएगा। ये जो है ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाने की प्रक्रिया है, तो इसमें जो एग्जाम्पल हमारा जो बनेगा वो बनेगा CH3 MgBr, ये वाला कंपाउंड इसके अंदर बन जाएगा। यानी ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसमें जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये हो जाएगा और इसमें इस तरीके से बन जाएगा। अनिवार्य तथा अनअनिवार्य अमीनो अम्ल क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी वे अमीनो अम्ल जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, अर्थात जिनका निर्माण शरीर नहीं करता, जिन्हें भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अर्थात इनको भोजन के द्वारा जो हम प्रोटीन लेते हैं उससे ये बनते हैं। उदाहरण इसमें एक ल्यूसीन का उदाहरण है। अनअनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं, वे अमीनो अम्ल जो शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, जिन्हें भोजन द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है एलेनिन का। 18वां सवाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या एजीरोथाल, रेटिनॉल या एजीरोथाल है और इसकी कमी से जो है वो रतौंधी नामक बीमारी इसमें होती है।